प्रखंड आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में जोरदार हंगामा हुआ है। इस दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। चुनाव के दौरान जमकर कुर्सी चली, मारपीट और हंगामे के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा। प्रखंड अध्यक्ष के पद के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में होने की वजह से दो पक्ष में जमकर हंगामा हुआ। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। एक पक्ष विवेकानंद यादव जबकि दूसरे पक्ष से आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव के समर्थकों ने हंगामा किया और एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और कुर्सी के जरिए एक दूसरे पक्ष पर हमला किया जा रहा है। चुनाव में यहाँ 11 प्रत्याशी हो गया। 11 प्रत्याशी में सब तरह से मतलब नहीं हो सका आपस में। प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था। प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था, नहीं हो आपस में नहीं हो सका, इसलिए इसको आपस में 11 प्रत्याशी हो गया। 11 कैंडिडेट खड़ा हो गया। उसमें हम लोग अभी समय लेकर के आज की जो ये बैठक रखा गया था चुनाव का, आज स्थगित करते हैं। पुनः इसको फिर हम डेलीगेट चुन करके और एक निश्चित समय सीमा के साथ चुनाव करवाएंगे। और इसी बीच आपको गया से बड़ी खबर बता दें, जहां कुख्यात नक्सली गिरफ्तार किया गया है। नक्सली नगीना कुमार और अर्जुन यादव गिरफ्तार हुआ है। भदवर थाना क्षेत्र से दोनों की गिरफ्तारी हुई। एसएसबी डुमरिया बटालियन और भदवर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब मिलने का सिलसिला जारी है और आप तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों से पुलिस की टीम छापेमारी कर शराब जब्त कर रही है। मुजफ्फरपुर के औराई में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। 2 लग्जरी गाड़ी से शराब की खेप को अनलोड किया जा रहा था। तो लखीसराय के टाउन थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने 2 होटल में छापेमारी की। होटल से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर आपको पटना से बताएं, जहां बोरिंग कैनाल रोड फायरिंग मामले में 2 फरार आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी रोहित उर्फ अल्टर और शिबू ने कोर्ट में सरेंडर किया। रोहित महेंद्रू इलाके का रहने वाला है, जबकि शिबू कंकड़बाग का रहने वाला है। 24 मई को बोरिंग कैनाल रोड में फायरिंग हुई थी। बगैर नंबर वाले स्कॉर्पियो से 8 राउंड की फायरिंग की गई थी। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। किए हैं, जिसमें नाम है रोहित उर्फ अल्टर। ये पीर बहर का रहने वाला है, लगभग 22 साल इसकी उम्र है और ये एलपीयू में जो है होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है। साथ ही शिबू नाम का लड़का, जिसके परिवार जन की ही जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसको भी उन्होंने भी जो है आज कोर्ट में सरेंडर किया है। ये जो है राजस्थान से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले ही जो है ये यहाँ पर आए थे और जो रोहित है वो भट्टाचार्य रोड पे जो है मगध होटल में रुका हुआ था। और जब ये घटना होती है, जब इनकी लड़ाई होती है, उसके बाद ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने बाकी सहयोगियों को उसमें बुलाते हैं, जिसमें से 4 व्यक्तियों की जो है पहचान हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा इन लोगों को हथियार मुहैया करवाया जाता है और इन लोगों के द्वारा बोरिंग रोड पे जो। बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बताते हैं, जहां गोलीबारी मामले में 3 फरार आरोपी पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता कक्ष में बंद हैं। बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने खुद को अधिवक्ता कक्ष में बंद कर रखा है। खुसरूपुर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर में मौजूद है। 2 दिन पहले खुसरूपुर के बड़ा हसनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई थी। गोलीबारी की घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। खुसरूपुर पुलिस ने पूरे मामले से वरीय अधिकारियों को जानकारी दी है। मधेपुरा पुलिस ने उदा किशनगंज थाना क्षेत्र में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है और पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और मामले में छापेमारी की गई। मौके से कई हथियार और हथियार बनाने वाले सामान बरामद किए गए हैं।
कल दिनांक 29/5/25 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अलपुरा गांव के अंतर्गत एक मनोज यादव के घर में अवैध अग्नियास्त्र का निर्माण एवं क्रय विक्रय इत्यादि किया जा रहा है। गुप्त सूचना का सत्यापन करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें उदयकिशनगंज एवं बिहारीगंज के थानाध्यक्ष सहित अन्य कई पदाधिकारी एवं थाना कर्मी थे। घेराबंदी करके छापामारी किया गया। छापामारी करने के क्रम में कई अवैध अग्न्यास्त्र सहित अन्य उपकरण एवं अग्न्यास्त्र बनाने के शस्त्र अस्त्र औजार इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े कोचिंग से छात्र को बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के मनी छापर गांव की है। मृतक छात्र का नाम आशु आलम है। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्या की घटना के बाद परिजन आक्रोशित हैं, सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि आशु आलम इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। हत्या की वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। एसपी ने हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया है। मेरे भतीजी की किडनैप किया था, दो साल पहले किया था। उसके बाद से कुछ फिरौती मांगने की कोशिश किया था लोग, हम बोले ठीक है। उसके बाद से एक बार और शादी में से किया था लोग किडनैप। उसके बाद से आज मेरे भतीजा के साथ हंसता हुआ कोचिंग में। सर मेरा भाई दुकान पे रहता है, दिन भर शाम को यही 2 बजे 1 बजे से कोचिंग जाता है। कोचिंग गया था, अब उधर से लौट रहा था कि इधर से जाते में हमको मालूम नहीं है कि गोली मारा है लो सीने में उसका। अब बाहर निकल रहा था, बाहर घर जा रहा था, उसी क्रम में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां अगम कुआं थाना इलाके के भूतनाथ रोड के प्रोग्रेसिव कॉलोनी में औषधि विभाग की टीम ने एक घर में छापेमारी की है। पुलिस ने नशीली दवा का कारोबार करने वाले एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ लाखों रुपए के नशे का इंजेक्शन भी बरामद किया है। आरोपी चंदन कुमार गया का रहने वाला है। औषधि नियंत्रक और सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा ये सूचना मिली थी कि पटना के पूर्वी इलाकों में नशीली दवाओं का अवैध रूप से भंडारण और उसका व्यापार किया जा रहा है। इस पर सतत निगरानी रखी जाए, इसके लिए अगम कुआं थाना और ड्रग विभाग के संयुक्त टीम बना के 2 दिन पहले भी 2 अवैध नशीली दवाओं के व्यापारियों को पकड़ा गया। उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और वो अभी जेल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानगंज थाना की पुलिस ने आरोपी समीर कुमार रंजन को महेशी गांव से गिरफ्तार किया। समीर कुमार रंजन ने वीपीएन का इस्तेमाल कर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी देने के लिए समीर कुमार रंजन ने अपने पड़ोसी मंटू चौधरी के फोन का इस्तेमाल किया था। आगे इन्होंने बताया कि इनका विवाद समीर कुमार रंजन से चला आ रहा है। तदुपरांत एक मोबाइल नंबर की भी पहचान की गई जो कई बार वीपीएन के माध्यम से एक्टिव हुआ था, जो कि समीर कुमार रंजन का ही था। समीर कुमार रंजन उम्र 35 वर्ष, पिता कुमार शरद रंजन, साकिन महसी, थाना सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकारा कि ये वीपीएन के माध्यम से अपना स्थान तथा पहचान छिपाकर लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ये धमकी देने का कार्य। बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद को भी एक बड़ी सौगात दी है। विक्रमगंज की सभा में उन्होंने वर्चुअल तरीके से नबीनगर के एनटीपीसी परिसर में फेज 2 के तहत 29,948 करोड़ की लागत से बनने वाली एक नई विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस बिजली परियोजना का निर्माण कार्य अगले 5 साल में पूरा होगा, जिसके बाद नबीनगर की ये परियोजना देश की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन की परियोजना बन जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आज जो नबीनगर के स्टेज 2 का शिलान्यास किया है, ये एनटीपीसी के लिए और साथ साथ ही बिहार के इस क्षेत्र के प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे यहाँ पे पावर जनरेशन बढ़ेगा तो जो भी औद्योगिक विकास है
सब कुछ इस हिसाब से बढ़ पाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी की तारीफ की है। चिराग पासवान ने कहा, पीएम मोदी ने मधुबनी में जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने के बाद वो विक्रमगंज पहुंचे। पराक्रम को जितना नमन किया जाए उतना कम है। खुशी मुझे इस बात की है और आज मुझे लगता है कई बिहारियों को भी इस बात का संतोष है कि वो बिहार की ही वो धरती थी मधुबनी, जहां पे इस शर्मनाक कायराना आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश को ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब प्रधानमंत्री जी पुनः बिहार आए हैं तो वो अपने उस संकल्प को पूरा करके आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तरफ से देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने के मामले को बीजेपी के नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फेक न्यूज करार दिया है। अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर विपक्ष की क्लास भी लगाई। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। सोशल मीडिया एक्स पर अमित मालवीय सिंदूर बांटने के दावे का खंडन करते हैं। गौरतलब हो कि मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोदी 3.0 की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी 9 जून से सिंदूर बांटेगी। बढ़ते आगे, निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी देश को पीएम नरेंद्र मोदी की जरूरत है। पीएम मोदी को 75 साल की उम्र के बाद भी राजनीति से संन्यास नहीं लेना चाहिए और देश की सेवा करते रहना चाहिए। महामंडलेश्वर अपने गृह जिला जमुई के सेवाश्रम में ये बातें कहते नजर आए। देश में जाकर तो कहता नहीं यहाँ हिंदू देश बनाओ, यहाँ सनातन देश बनाओ। भारत को तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा है और हर व्यक्ति को अधिकार है। इस बार जब पुलवामा का कांड हुआ तो क्यों नहीं विपक्षों ने विरोध किया, क्यों दिया सबने समर्थन? क्योंकि सबको पता चला, सबको पता था ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ। भारत में हमें भी रहना है। भारत में जिस व्यक्ति को रहना है उसको तो वंदे मातरम कहना है। आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए रहना चाहिए, मुझे लगता है कि उनकी आवश्यकता इस समय धर्म को है, देश को है। इसलिए बीजेपी में बदलाव आए, बीजेपी में बदलाव आए और वो 75 से 85 हो जाए। बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। अब टीआरई 4 के साथ लाइब्रेरियन की भी बहाली निकलने वाली है। बहाली की सूचना मिलते ही अब अभ्यर्थियों की 16 साल बाद उम्मीदें जग गई हैं, लेकिन कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो गई है, जिसे सभी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए, क्योंकि माध्यमिक स्कूलों के लिए सिर्फ 6500 सीटों पर बहाली में देश भर से 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। साल बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलने वाली है, लेकिन इंतजार करते करते कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में कई और मांगे हैं, खासकर उम्र सीमा को लेकर सभी परेशान हैं और शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं। क्या लग रहा है, टीआरई 4 के साथ लाइब्रेरियन की वैकेंसी तो आ रही है, अब परेशानी कहाँ? परेशानी ये है सर कि पहली बार जो वैकेंसी आई थी 2008 में आई थी। उसके बाद इतने शिक्षक बहाल हुए हैं, संगीत शिक्षक भी बहाल हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई। तो सोचिए कि 2008 में जो पास आउट होंगे, 2009 में होंगे, 2010 में होंगे, उस समय जिसकी उम्र सीमा अत्यधिक होगी, 37 साल जनरल कैटेगरी रहती है, बाकी का रिजर्व के हिसाब से 40 साल तक रहता है, 42 साल तक रहता है। तो जो उस समय 2010 में किए थे, 11 में किए थे, 12 में किए थे, उनका तो उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। कितनी उम्र होनी चाहिए अब? जो भी 2008 के बाद 2009 से गणना की जाए उम्र की, यही हम लोग की मांग है कि 2009 से उम्र की गणना की जाए। अभी फिलहाल 6500 की बात कही जा रही है, सीटों पर बहाली होगी, तो क्या लग रहा है अभी 9-10 की बात चल रही है? 9-10 की बात चल रही है, यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो है, सरकार के 2008 के गजट में यह प्रावधान है कि 10+2 स्कूल में लाइब्रेरियन होने चाहिए। लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा लगातार लंबा संघर्ष किया गया है, जिसका परिणाम है कि आज बहाली का रास्ता स्पष्ट और क्लियर हो गया है। आपके माध्यम से सरकार से मांग रखना चाहेंगे कि लाखों छात्र जो लगभग 16 वर्षों से इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं, और किसी भी छात्र का एज स्थिर नहीं हो सकता है, एज बढ़ते चला जाता है। हमको डिमांड है सर कि सीट को थोड़ा बढ़ाया जाए। ये 6500 में नहीं हो पाएगा जी, नहीं। कितने एप्लीकेंट कितने हो जाएंगे, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे थे कि 10,000 प्लस सीट कम से कम हो जाए सर। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ है और सीटों की संख्या महज 6500 बताई जा रही है।
ऐसे में अभ्यर्थियों ने साफ तौर से सरकार से मांग की है कि जो माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक दोनों को जोड़ा जाए और खाली पड़े पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली की जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।